वेलकम बैक। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। हम लोग पढ़ रहे हैं आत्मकथा एक कहानी, यह भी लेखिका मन्नू भंडारी। इससे पहले 15 भाग हो चुके हैं। आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आत्मकथा जीवनी अन्य गतिविधियों इकाई 10 के नाम से है। इकाई 10 नेट सिलेबस में लगा हुआ है, हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं भाग 16। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। घर ठीक होने की सूचना मिलते ही मैं उज्जैन के लिए रवाना हो गई। उज्जैन कालिदास की नगरी, मंदिरों की नगरी, भारत की प्राचीन साहित्यिक सांस्कृतिक विरासत को समेटे शिप्रा के तट पर बसी नगरी। मैं नास्तिक नहीं हूँ, गहरी आस्था है मेरी भगवान में, पर उसके बावजूद मंदिरों या तीर्थ स्थानों में जाने में मेरी न कभी कोई रुचि रही है न कभी संस्कार रहे हैं। इसलिए बार बार के आग्रह के बाद भी मैंने जब महाकालेश्वर के मंदिर जाने की कोई उत्सुकता नहीं दिखाई तो उन लोगों को निराशा से ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था। जिस मंदिर के दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ रहकर भी इनकी ऐसी उदासीनता। बाद में तो मैं 2 बार उसके दर्शन करने गई, पर उस समय तो मेरा सारा ध्यान इस बात पे केंद्रित था कि घर के उस तनावपूर्ण वातावरण से दूर आकर मुझे तो बस अब जैसे भी हो लेखन में आए इस गतिरोध को तोड़ना है। हालांकि मैं भी नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाऊँ तो मंदिरों में जाने में मुझे मतलब अंदर से हो कि मुझे जाना ही जाना है, अंदर से वो उत्सुकता नहीं रहती। हालांकि मैं जाता हूँ। घर व्यवस्थित होने में मुश्किल से 2 दिन लगे और वहाँ जो सबसे पहला काम मैंने किया था प्रेमचंद की जो 1.25 सेर गेहूँ कहानी का प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुनर्लेखन किया। उज्जैन आने से कोई 10-12 दिन पहले ही नेशनल बुक ट्रस्ट में अरविंद कुमार ने लेखकों की एक मीटिंग रखी थी। उद्देश्य था बच्चों और प्रौढ़ों के लिए उपयुक्त और अनुकूल रचनाओं का सृजन। उन्होंने कहा कि प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने की प्रक्रिया में हमें जिस तरह की रचनाएं चाहिए, उनकी भाषा तो बेहद सरल, सहज, छोटे छोटे वाक्य वाली हो, पर उनका कंटेंट उनकी ज़िंदगी से और उनकी समस्याओं और ज़रूरतों से जुड़ा हुआ हो। कई बार इस योजना के अंतर्गत बच्चों की कहानियाँ छाप दी जाती हैं, ऐसा बिल्कुल ना हो। आप चाहें तो उनके जीवन से, खासकर गाँव वालों के जीवन से जुड़ी समस्याओं या स्थितियों पर आधारित दूसरों की कहानियों का पुनर्लेखन भी कर सकते हैं। और तब मैंने ही प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूँ कहानी का सुझाव दिया था, जो तुरंत ही मान लिया गया और मुझे ही यह काम सौंप दिया गया। जब लिखने बैठी तो सोचा कि इसमें करना ही क्या है। सारी कहानी को संक्षिप्त करके छोटे छोटे वाक्यों वाली संयुक्ताक्षर विहीन भाषा में ही तो लिखना है। पर शुरू करते ही लगा कि इतना आसान तो नहीं है यह काम। बिना एक भी संयुक्ताक्षर के लिखना परेशानी पैदा कर रहा था और इसलिए 2 की जगह 4 दिन लग गए। पर यह कोई मेरा अपना लेखन तो था नहीं, पुनर्लेखन था, जिससे न कोई संतोष मिल सकता था, न एहसास कि मेरा गतिरोध टूट रहा है। हाँ, आज अगर संतोष कर सकती हूँ तो केवल इस बात से कि सारी भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और हिंदी का तो कोई 15वां संस्करण आया है। वैसे छोटे मोटे अक्षरों और तस्वीरों से भरी 20-22 पन्नों के इस किताब ने पैसा भी बहुत दिया। मैं तो कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी, पर पैसे से ही संतोष पाना होता तो पान की दुकान खोलकर न बैठ जाती। कहाँ रखा है पैसे में वह संतोष, वह सुखद अनुभूति जो कुछ भी रचते समय अपने भीतर जागती है। नहीं जानती कि यह न लिख पाने की पीड़ा, न रच पाने का घाव क्यों हर बात हर प्रसंग के साथ टीसने लगता है। श्री शिवमंगल सिंह सुमन। वैसे तो उनसे पुराना परिचय था, लेकिन मेरे वहाँ जाते ही उन्होंने मेरे बड़े भाई की भूमिका संभाल ली। मेरी सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। वे 10 साल तक विक्रम विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे थे। कौन शिवमंगल सिंह सुमन उप कुलपति थे, तब भी सोचिए बड़े भाई की भूमिका निभा रहे थे। कितना मतलब कि वो शालीनता थी उनमें। और उज्जैन वासियों के मन में उनके लिए बड़ा सम्मान था, बल्कि कहूँ कि श्रद्धा थी, जिसे देखते ही एक बार मैंने उनसे कहा था कि आप तो उज्जैन के बेताज बादशाह हैं। वे हंसे, पर उनकी इस हंसी में बड़ा गदगद भाव भी, आप चाहे तो इसे स्वीकार भाव भी कर सकते हैं, मिला हुआ था। हम लोग मिलते तो बहुत कम थे, लेकिन मिलने पर कभी कभी वे अपने पद के साथियों दिनकर जैसे, बच्चन, अज्ञे, जैनेन्द्र के व्यक्तिगत जीवन के पन्ने खोलना शुरू कर दे तो खोलते ही चलते। कैसे उन्हें इतनी बातें याद थी, मैं तो इसी बात से चकित थी। इस उम्र में भी ऐसी याददाश्त। राम की शक्ति पूजा उन्हें पूरी कंठस्थ थी। किसे? शिवमंगल सिंह सुमन को, निराला की। और वे भाव विभोर होकर सुनाते थे, कभी 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 राम की शक्ति पूजा। कभी कभी मानस पर चालू हो जाते हैं, कभी
चौपाइयों पर चौपाइयाँ सुनाते चलते, अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे सुमन जी। ऊपर से उनका सुनाने का लहजा, उनसे सुनते हुए मुझे अक्सर विष्णुकांत शास्त्री की याद आ जाती। ये भी तो बहुत सुनाते थे। पर मेरी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी थी उनकी संस्मरणों में। मैं हमेशा उनसे कहती कि इन सब बातों को आप लिख कर जाइए, बिना लिखे ही चले गए तो कोई कैसे जानेगा यह सब, और हमारे प्रमुख लेखकों के व्यक्तिगत जीवन का कितना कुछ अनजाना ही रह जाएगा। अब यदि आपके लिए लिखना संभव ना हो तो कम से कम टेप ही करवा दीजिए, यानी कि रिकॉर्डिंग करवा दीजिए। हमारे यहाँ बहुत ईमानदारी से लेखकों के व्यक्तिगत जीवन का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रचलन नहीं है, और न ही लेखक खुद ही बहुत ईमानदारी से वह सब लिख पाते हैं। लेखकों की इतनी आत्मकथाएं आने के बावजूद मैं यह लिख रही हूँ। मैं खुद ही अपनी इस कहानी में कहाँ खोलकर सारी बातें कह पाई। लेखक जिंदा है तो यह संकोच कि वह क्या सोचेगा इस पर लिखे, पर कहीं मित्रता ही समाप्त न हो जाए। जब अधिकतर लेखक अपनी रचनाओं की जरा सी प्रतिकूल समीक्षाएं तक बर्दाश्त नहीं कर पाते तो व्यक्तिगत जीवन के दबे ढके धुंधले पक्षों का अनावरण बर्दाश्त कर सकेंगे भला? और शायद इसलिए हमारे यहाँ पर यह सिलसिला सही ढंग से शुरू हो ही नहीं पाया। एक सहज सामान्य सी बात हम शायद स्वीकार नहीं कर पाते कि लेखक की सारी महानता प्रतिष्ठा उसके सारे सम्मान के नीचे ही उसकी कमजोरियों घटिया हरकतों के भी न जाने कितने प्रसंग जुड़े रहते हैं, और वे सब भी उसके जीवन के उसके व्यक्तित्व के अभिन्न हिस्से ही तो हैं। लेखक भी आखिर है तो मनुष्य ही, और यदि उसकी ज़िंदगी का श्वेत पक्ष औरों की अपेक्षा अधिक प्रबल है तो उसका श्याम पक्ष भी तो उतना ही प्रबल होता है। जहाँ तक पर स्त्री और सेक्स से संबंधित प्रसंगों की बात है वहाँ संकट पैदा होता है। हमारे समाज में प्रचलित नैतिक मान्यताओं के कारण और लाख लीक छोड़ने और तोड़ने की बात करने के बावजूद लेखक भी कहीं कहीं बाधा तो इन्हीं मान्यताओं से होता है। क्या होता है कि सेक्स का बात सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये क्या बोल दिया। तो मतलब यह बोल रही हैं कि यह होता है, मतलब जो भी लेखक पुरुष हैं यदि उनसे पर स्त्री का प्रेम है या फिर सेक्स वगैरह है तो वह इन चीज़ों को नहीं चाहते कि लोगों के सामने आए। यह उनके जीवन का श्याम पक्ष आगे है, तभी तो उसकी कसौटी पर अपने कर्मों या फिर कुकर्मों को गलत तो मानता ही नहीं है, इसलिए तो उन्हें छिपाता फिरता है। वरना जो काम आप कर सकते हैं करते हैं, उन्हें करने में कैसा संकोच कैसा झिझक। हो सकता है नैतिकता का यही प्रतिबंध सुमन जी के लिए भी अवरोध बन रहा हो। वे उन सारे प्रसंगों को कलमबद्ध कर ही नहीं पाए। वैसे स्त्री संबंधों के अतिरिक्त टुच्चेपन के कई और प्रसंग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि बस स्त्री प्रसंग है तभी वह कहा जाएगा कि उनका कुकर्म है। मतलब कोई पुरुष है वह दूसरे स्त्री से प्रेम करता है या फिर सेक्स भी करता है, हालांकि वह शादीशुदा है, तो यह कुकर्म की श्रेणी में नहीं। इसके अलावा भी बहुत से टुच्चेपन के काम होते हैं, पर वे भी उनके अपने बनाए घोषित किए हुए मूल्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, इसलिए छिपाना तो उन्हें पड़ता ही है। मेरा घर यूनिवर्सिटी कैंपस में था और वहाँ 4 परिवारों से मेरी निकटता हुई, या कहूँ उन परिवारों से मुझे बराबर स्नेह और सहयोग मिलता रहा। सामने प्रोफेसर टंडन और प्रोफेसर छजलानी थे, बगल में प्रोफेसर अमृत फले और ऊपर मिस्टर शुक्ला। मेरा आना जाना सबसे ज़्यादा टंडन साहब के यहाँ ही होता था। वे अंग्रेजी विभाग में थे और उनकी बड़ी बेटी भी अंग्रेजी में एमए कर रही थी। उनकी दोनों बेटियाँ बड़ी मेधावी थी, पत्नी भी शिक्षित और सुरुचिपूर्ण थी। आश्चर्य तो मुझे इस बात पर होता था कि सब अंग्रेजी वाले पर उनके यहाँ बातचीत के दौरान कभी अंग्रेजी सुनाई ही नहीं देती। मतलब अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, हर जगह अंग्रेजी, तो उब नहीं जाएंगे। तब मेरी आंखों के आगे दिल्ली के परिवार घूम जाते जहाँ युवा वर्ग के मुंह से हिंदी तो मुश्किल से ही निकलती है। वहाँ पे सब पढ़ते हिंदी हैं, बोलते अंग्रेजी। यहाँ पे क्या है, सब अंग्रेजी पढ़ रहे थे लेकिन बोलते हिंदी है। टंडन साहब के यहाँ मेरा खाना पीना भी काफ़ी चलता रहा था। यो श्रीमती अमृत फले भी जब तब बने अपने यहाँ के मराठी व्यंजन मेरे लिए भेजती रहती है। एक बार बीमारी की हालत में उन्होंने मुझे अकेले नहीं सोने दिया और मेरे लाख मना करने के बावजूद अपनी बड़ी लड़की को मेरे साथ सुलाया। जब तक मेरे यहाँ फ़ोन नहीं लगा तब तक हर इतवार को राजेंद्र का फ़ोन शुक्ला साहब के यहाँ आता और वे मुझे बुलाते। श्रीमती छजलानी कभी कभी मेरे यहाँ आती। वे कुछ लिखने का शौक़ रखती थी और इस सिलसिले में वह अपने लिखे पर मेरी राय कुछ सुझाव लेने आती थी।
कैंपस के बाहर भी एक दो परिवारों से मेरी निकटता हुई थी, जिसमें से एक कश्मीरी परिवार था, बेहद सात्विक जीवन शैली और आध्यात्मिक विचारों वाले। एक बार मेरे पैर में ऐसी तकलीफ हुई कि चलना तक मुश्किल हो गया। तब ये भी मुझे अपनी गाड़ी में डालकर इंदौर ले गए थे। दिल्ली आने से पहले उन्होंने मुझे मौनी बाबा से भी मिलवाया था। दिल्ली आने से पहले कहाँ तक मौनी बाबा किसी को 1 मिनट का समय भी बड़ी मुश्किल से देते थे, और कहाँ वे मुझसे अपनी स्लेट और इशारों के माध्यम से देर तक बातें करते रहे। अद्भुत क्षमता है उनके पास बिना बोले भी बातचीत करने की मतलब लिख लिख के। वहीं पता चला कि विमल राय का पूरा परिवार उनका परम भक्त रहा है वर्षों से। और अभी कुछ दिन पहले ही रिंकी भट्टाचार्य, विमल राय की पुत्री, 2 दिन उनके पास रह कर आई है। किसके पास? मौनी बाबा के पास। पर जिनसे एक अस्थायी संबंध बना है वे हिंदी के प्राध्यापक हैं प्रमोद त्रिवेदी। उन्होंने कुछ समय बाद आना शुरू किया था। कारण कुछ नहीं, उनका संकोच, उनकी झिझक। पर एक बार वह झिझक मिटी तो एक फिर बातचीत का नियमित सिलसिला उन्हीं के साथ जमा। यूँ कभी कभी डॉक्टर पवन कुमार मिश्र भी आते थे, पर साप्ताहिक आगमन प्रमोद जी का ही होता था। प्रमोद जी खुद रचनाकार हैं और साहित्य की सभी विधाओं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक पर उन्होंने दखल कर रखा है। इसलिए उनसे बातचीत का एक सिलसिला बन सका और चलता रहा। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ जब काफ़ी समय बाद उन्होंने हमारी बातचीत को एक साक्षात्कार का रूप दिया, इंटरव्यू का रूप दिया, जो मन्नू भंडारी और प्रमोद त्रिवेदी के बीच होता था। उनको तैयार किया गया लंबा साक्षात्कार मेरे पास सुरक्षित है, जिससे पहले तो मैंने कभी सोचा था कि अपने इस आत्मकथ्य के साथ ही नत्थी करूंगी, पर अब उसे किसी दूसरी पुस्तक के लिए रख छोड़ा है। उज्जैन छोड़ने के बाद भी उनसे संपर्क बना रहा। वे पत्र लिखकर वहाँ के समाचार देते रहते हैं। एक बार इंदौर जाते समय मैं उज्जैन उतर कर 2 दिन उनके पास रही भी थी। वैसे इंदौर जाने पर मुझसे मिलने वे वहाँ तो आते ही हैं। इंदौर जाने पर मैं सूचना दे देती हूँ तो वे पत्नी वसुमती के साथ नाश्ता लेकर मुझसे मिलने स्टेशन जरूर आते हैं। 3 लोगों की बात किए बिना मेरे उज्जैन के संपर्क संबंधों की बात अधूरी रह जाएगी। मेरे टाइपिस्ट शैलेंद्र, जो खुद भी कविताएं लिखने का शौक रखता था, पर कविता में न मेरी रुचि न गति, सो मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। हाँ, उसके बदौलत मेरी निहायत अस्त व्यस्त ज़िंदगी कम से कम 2 सालों के लिए तो बहुत व्यवस्थित हो गई। दिल्ली लौटकर बहुत इच्छा होती कि एक टाइपिस्ट की व्यवस्था मैं यहाँ भी कर लूँ अपने लिए, चाहे सप्ताह में 2 दिन के लिए ही आए। पर यहाँ तो अब टाइपराइटर का प्रचलन रहा ही नहीं, सब जगह कंप्यूटर, सो बात ही टल गई। दूसरी बाई मेरी अन्नपूर्णा, दूसरी मतलब पहली हो गई आपके टाइपराइटर, दूसरी हो गई बाई अन्नपूर्णा। वह मुझे केवल खाना बनाकर ही नहीं खिलाती थी, बल्कि मेरी और घर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी की थी, जिसे वह बड़ी तत्परता से निभाती थी। तीसरी है सुमन जी, जो मेरे सुमन है, जो बाजार के काम करती और कभी कभी बाई की अनुपस्थिति में खाना बनाकर भी खिलाती थी। उसका भी बहुत सहयोग मिला था। तो मतलब ये वहीं टाइपराइटर होंगे, एक उनकी खाना बनाने वाली, एक मतलब बाहर के बाज़ार से सामान वामान लाने वाली। अब एक बेहद साधारण सा प्रसंग है। जानती हूँ कई लोगों को यह बहुत ही महत्वहीन लगेगा, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बातें बहुत महत्वपूर्ण लगने लगती है। हो सकता है कि इसके मूल में मेरा अपना महत्वहीन व्यक्तित्व ही हो, जिसका ऐसी साधारण बातों से सहज ही तादाद में बैठ जाता है। बगल में प्रोफेसर अमृत फले के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ क्या है कि बगल में प्रोफेसर अमृत फले के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ उनकी बुजुर्ग माँ भी रहती थी। ठीक, उनकी पत्नी, 2 बेटी और उनकी माँ। बाहर आते जाते समय मुझे अक्सर उनके कमरे की खिड़की से टेबल पर टिका उनका धड़ दिखाई देता रहता था। वे शायद कुछ लिखती रहती थी और मैं सोचती कि क्या लिखती हैं ये सारे दिन। एक दिन वे मेरे पास आई, बड़े संकोच से कहा कि मैं अनुवाद करती हूँ, पर हिंदी तो मुझे उतनी अच्छी आती नहीं, सो आप देखकर थोड़ा ठीक ठाक कर देंगी। मैं दुविधा में इतना ही कहा, मुझे तो मराठी बिल्कुल नहीं आती, अनुवाद में कैसे देख पाऊंगी और कैसे ठीक कर सकूंगी। लेकिन जल्दी ही उन्होंने बात स्पष्ट कर दी, नहीं, आप अनुवाद नहीं, सिर्फ हिंदी भाषा को देख लीजिए और उसे सुधार दीजिए। आप मेरी इतनी मदद कर सकेंगी तो आपकी बड़ी कृपा होगी। आप कृपा वाली भाषा तो बोलिए मत, बस यह कॉपी छोड़ जाइए, मैं देख दूंगी। वे चुपचाप चली गई। मैंने खोलकर देखा तो लंबी साइज की पूरी कॉपी भरी हुई थी। एक पेज पढ़ा तो यह साफ हो गया कि हिंदी उन्हें बिल्कुल नहीं आती, उसे सुधारना यानी फिर से लिखना, और यह तो मेरे लिए संभव ही नहीं था। तभी ख्याल आया कि यह कहीं से छपवाने के चक्कर में तो नहीं।
कहीं इसे छपवाने के चक्कर में तो नहीं है? कौन जाने, अगला आग्रह यही हो कि थोड़ा ठीक ठाक करके इसे कहीं छपवा दीजिए। ऐसी हालत में मैं क्या करूँगा? ऐसी तो कई बार देखा कि 4 पन्ने काले किए नहीं और छपास छूटने लगती है। अब ना तो इसे ठीक कर पाना मेरे बस की बात है और छपवाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बुरा तो उन्हें ज़रूर लगेगा, पर अब साफ साफ बात करनी ही पड़ेगी। बुजुर्ग महिला हैं, मेहनत भी बहुत करती हैं बेचारी बेचारी ने। सो मैं आहत तो नहीं करना चाहती थी, पर किसी भ्रम में भी नहीं रखना चाहती थी। शाम को उन्होंने मतलब ये बात सही है, मतलब आहत भले ही हो जाए लेकिन किसी को भ्रम में ना रखें आप। जो बात साफ है नहीं हो सकता तो बता दीजिए। शाम को उन्होंने अपनी बच्ची को भेजकर पूछवाया, फिर खुद आई। इस बीच मैंने भी अपने को पूरी तरह तैयार कर लिया और उनके बैठते ही साफ ही पूछा, आप ये अनुवाद कर क्यों रही हैं? कहीं छपवाना चाहती हैं? नहीं नहीं, मेरा लिखा कौन छापेगा, मैं क्या जानती नहीं कि छपवाने जैसा तो मुझे लिखना ही नहीं आता। तब फिर क्यों कर रही हैं इतनी मेहनत? आते जाते मैं आपको हमेशा लिखते हुए देखती हूँ। लिख कर आपको संतोष मिलता है या समय गुजारने के लिए? अब क्या बताऊँ आपको। कुछ देर चुप रही, मानो बताने में संकोच हो रहा। फिर बोली, मेरी ये जो दोनों पोतियाँ हैं ना, मराठी पढ़ना ही नहीं जानती, हिंदी जानती हैं, मराठी पढ़ना ही नहीं जानती। हिंदी जानती हैं या अंग्रेजी? सो यही चाहती हैं कि मैं कैसे यही चाहती है कि ये कैसे पढ़ेंगी मराठी के इन उपन्यासों को, जिन पर आज हर मराठी भाषी को गर्व है। सो मैंने सोचा कि खाली बैठे बैठे क्या करूँ, इन्हें हिंदी में लिख दूँ। कम से कम बड़ी होकर इसे तो पढ़ लेंगी और जान तो सकेंगे कि हमारे मराठी साहित्य में कैसे कैसी रचनाएं हैं। बच्चियों को देने के लिए और तो मेरे पास कुछ है नहीं, न कोई ज़मीन जायदाद, न धन दौलत। कम से कम उनके लिए इतना तो छोड़ कर जाऊँ। मैं तो आज साफ साफ बात करने के इरादे से कुछ तन कर बैठी हुई थी, पर उनका उत्तर सुनकर एकाएक नतमस्तक हो गई उनके सामने। साहित्य के प्रति ऐसी आस्था, अपनी भाषा के क्लासिक्स के प्रति ऐसा सम्मान, अपनी पोतियों को उन्हें पढ़ाने की ऐसी ललक। मैं तो आज तक किसी बुजुर्ग महिला के मुँह से ऐसी बात तक कभी नहीं सुनी, न किसी के मन में कभी ऐसी भावना देखी, और पोतियों के लिए छोड़ी जाने वाली अमूल्य विरासत की यह कल्पना भी नहीं सोची। आज यह सब लिखते समय एकाएक ख्याल आ रहा है कि हमारी 50 कहानियों को संग्रह को अपनी नतनियों को समर्पित करने के मूल में जरूर कि कहीं यही बात रही होगी, बल्कि अब तो निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि यहीं से प्रेरणा मिली थी मुझे। मतलब मन्नू भंडारी ने 50 कहानियों के संग्रह अपने नतनियों को समर्पित किया था। मैंने सोचा था कि उज्जैन जाकर जैसे भी हो लिखने के इस टूटे क्रम को जोड़ना ही होगा। इससे अधिक अनुकूल अवसर अब और कहाँ मिलेगा। मुझसे जो भी कोई मिलने आया था, मैं अपनी न लिख पाने की व्यथा का जिक्र किए बिना रह नहीं पाती और घूम फिर कर सबका एक ही जवाब, चिंता मत कीजिए और देखिए कि आपकी कलम कैसे चलना शुरू होती है। मतलब सब लोग कहते हैं चिंता मत कीजिए मन्नू जी, देखिए अब आपकी कलम कैसे चलना शुरू होती है। सारी निष्क्रियता दूर हो जाएगी आपके यहाँ। अरे यह कालिदास की भूमि है, साहित्य के लिए उर्वर भूमि। पर उर्वर भूमि की इस धारणा को पहला झटका तब लगा जब मालूम हुआ कि पूरे उज्जैन में एक भी दुकान ऐसी नहीं जहाँ कोई साहित्यिक पुस्तक मिल जाए। पुस्तक की बात तो छोड़िए, कोई साहित्यिक पत्रिका तक उपलब्ध नहीं है। काहे का उर्वर, काहे का कालिदास का जमीन। 2 साल के दौरान न तो मैंने साहित्यिक गतिविधियों का कोई सिलसिला देखा, न कोई अस्तरीय कार्यक्रम। यह सब मैं 1992 से 94 तक की बातें लिख रही हूँ। हो सकता है कि बाद में इन स्थितियों में कोई परिवर्तन आया। मन्नू जी कह रहे हैं कि यह 1992-94 में था, कोई साहित्यिक पुस्तक नहीं थी। बाद में आ गया होगा तो कोई यह नहीं बोलेगा अच्छा मन्नू जी गलत लिखे हैं, अब इतना पुस्तक का दुकान है। इस सारी स्थिति को देखते हुए मैंने फिर सुमन जी से पूछा, सुमन जी 10 साल तक आप यहाँ उपकुलपति मतलब शिवमंगल सिंह सुमन, बादशाह तो आपकी यहाँ है ही, फिर आपके रहते यहाँ साहित्य के क्षेत्र में ऐसा सन्नाटा क्यों? न कोई साहित्यिक पत्रिका मिलती है, न कोई साहित्यिक पुस्तक। क्या करते रहे आप? बड़े खेत में लिपटी उनकी स्वीकार उगती। हाँ भाई मन्नू, यह तो बहुत बड़ी कमी रह गई। बाद में मुझे इतना ज़रूर मालूम पड़ा कि सुमन जी जब माधव कॉलेज के प्राचार्य थे तो बराबर वहाँ साहित्यिक आयोजन करवाते रहते थे। हिंदी के सभी दिग्गज लेखक, कवि, कथाकार उनके निमंत्रण पे यहाँ आ चुके हैं और श्रोताओं के अच्छी खासी भीड़ के बीच उनके कार्यक्रम हुए हैं। पर सुमन जी के उपकुलपति बनते ही उस पद की जिम्मेदारियों ने सुमन जी के पास न समय रहने दिया, न सुविधाएँ। और एक समय साहित्यिक गतिविधियां का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था वह एक परंपरा बनने से पहले ही समाप्त हो गया। अब यहाँ कोई ऐसा मंच भी तो नहीं है जहाँ से इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। हाँ, कालिदास अकादमी है और हर साल बड़े भव्य स्तर पर कालिदास समारोह करती भी है, पर उसकी गतिविधियों में आधुनिक साहित्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। आरोप तो लगा दिया
पर आज आरोप के उसी घेरे में खड़ी मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मैंने ही 2 साल रहकर क्या किया वहाँ। अपने न लिख पाने के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, थे भी, पर एक दो साहित्यिक आयोजन तो कर ही सकती थी। मैं पहल करती, योजना बनाकर देती, तो बाकी व्यवस्था तो वे लोग सहर्ष कर देते। 2 साल में बड़े स्तर पर एक कथा समारोह जरूर हुआ। काफ़ी संख्या में हिंदी के प्रमुख कथाकारों ने उसमें शिरकत भी की, पर उसका सारा श्रेय तो श्रोत्री जी को जाता है। उन्होंने ही योजना बनाई और उन्होंने ही उनसे कार्यान्वित भी किया। उन्होंने तो उज्जैन के बाहर भी एक दो जगह आयोजन किए। मैं तो उसमें ठीक से बोल भी नहीं पाई, पर खैर मेरी असमर्थता का प्रसंग अलग है। उज्जैन की इस स्थिति में उसका कोई लेना देना नहीं है। सोचा तो यही था कि बस एक बार दिल्ली के उस तनावपूर्ण वातावरण से बाहर निकलने का अवसर मिल जाए तो कम से कम मैं अपनी इस जड़ता से तो उबर सकूंगी, लिखने के इस टूटे क्रम को फिर से जोड़ सकूंगी। आज तक लेखन ही तो मुझे सहजता संवारता आया है, पर जाने कैसे ही जड़ता व्यापी हुई थी कि लिखने का वह सिलसिला पहले वाली गति से शुरू ही नहीं हो पा रहा था। यूँ वहाँ रहकर छूट फूट काम जरूर किए, जैसे 3-4 कहानियाँ लिखी, पर फाइनल ड्राफ्ट किसी का भी नहीं बना पाई। एक कहानी को तो 3 बार लिखा, एक बार माँ के एंगल से, एक बार बेटे के एंगल से, पर दोनों ही रूप नहीं जमे तो कुछ दिनों बाद लेखक के एंगल से उसी कहानी को फिर लिखा, पर अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। निष्क्रियता की अपनी इस स्थिति को देखकर मुझे आजकल हमेशा यही लगता है कि शायद मेरे भीतर का आलोचक सर्जक से कहीं अधिक सक्रिय बन बैठा है। उपस्थित तो पहले भी दोनों रहते ही थे, हर लेखक के भीतर रहते हैं, पर सर्जक यदि केंद्र में तो आलोचक परिधि पर, और यही सही स्थिति भी है दोनों की। देखिए मनु भंडारी बता रहे हैं एक लेखिका के अंदर क्या होना चाहिए, मतलब कि जो सर्जना है, क्रिएशन है, जो सोचने की क्षमता है केंद्र में रहे, और जो आलोचक है कि ऐसा ही नहीं वैसा ही नहीं, वह परिधि पे रहना चाहिए। मतलब उसकी जो बातें हैं गौड़ रहनी चाहिए। आप रचना करिए और परिधि पर बैठा आलोचक निरंतर उसका परिमार्जन करता रहे, लेकिन यदि स्थिति उलट गई तो रचना ही स्थगित होती चलेगी, जो मेरे साथ हो रहा था, आज भी हो रहा है। लिखती बाद में हूँ, रिजेक्शन का सिलसिला पहले शुरू हो जाता है। अच्छा, और इसके मूल में और कुछ नहीं है, तो केवल खंडित आत्मविश्वास या फिर मेरे भीतर जड़ जमा कर बैठी इन भाव की पुरानी ग्रंथि है। खैर, दिल्ली आने के बाद इन कहानियों में से एक का फाइनल ड्राफ्ट बनाकर नमक नाम से उसे इंडिया टुडे के वार्षिकी में छपने को दिया। ठीक, रिंकी भट्टाचार्य जो विमल राय की पुत्री थी, पहले इसकी चर्चा हो चुकी है रिंकी भट्टाचार्य की, ने एक पुस्तक की योजना बनाई जिसमें 6-7 महिलाओं को क्या इसमें है, रिंकी भट्टाचार्य जो विमल राय की पुत्री है ने एक पुस्तक की योजना बनाई जिसमें 6-7 महिलाओं को उम्र के इस पड़ाव पर आकर पीछे मुड़कर नए सिरे से अपने पिता का मूल्यांकन करना था। रिंकी तो इसमें विमल राय पर लिख ही रही थी, मतलब अपने पिता पे, विमल राय पे लिख ही रही थी। यहीं पे आज समाप्त करते हैं, इसके आगे की कहानी कल देखेंगे। कल का मतलब कि अगली कड़ी में रिंकी भट्टाचार्य यहाँ से, मतलब इसके आगे रिंकी तो इसमें विमल राय पर लिख ही रही थी। 6-7 महिलाओं को उम्र के इस पड़ाव पे आके पीछे मुड़कर नए सिरे से अपने पिता का मूल्यांकन करना था कि पिता कैसे। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगली कड़ी का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत होगा आपका 2-3-4 पार्ट में, मतलब यह 16वां आपका पार्ट है, तो 20 पार्ट के लगभग, या फिर 19-20 पार्ट में आपकी यह कहानी अभी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट करके बताते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।